So accusative preposition, dative prepositions and two-way vexel preposition. So dative कौन सी थी? फॉर्मूला क्या था इसका? बेमानव बेईमान क्या? बेमानव जात सा. यस, बेमानव जात सा. आकुजाटिव की या हाँ बेफुड हो गए. एंड वेक्सल की फत्सु नाई यू. सो अकुजाटिव प्रीपोजिशन, डाटिव प्रीपोजिशन और वेक्सल प्रीपोजिशन. अकुजाटिव का मतलब ये हो गया कि प्रीपोजिशन के बाद में कोई भी केस आएगा तो अकुजाटिव आएगा. डाटिव का मतलब है डाटिव आएगा. और टू वे का मतलब वही है कि देखेंगे मौका और सिचुएशन को देख के अकुजाटिव या डाटिव कर लेंगे. बट इनके फंडे क्लियर है, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. जैसे अकुजाटिव वाले में बेफुड हो गए. बी स्टैंड्स फॉर बिस, फ्यूर, डुर्स, ओने, गेगन, एंट्लाम. This is till up to. जैसे कोई बोले I am coming up to जोधपुर तक आऊंगा, उसके बाद नहीं. So मेरी सीमा है अभी यहां तक आऊंगा, इसके आगे नहीं. Until और till बोल दो, until बोल दो, up to बोल दो. जनरली टाइम और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में ये दिखेगी आपको. जनरली टाइम और प्लेस, ये कॉमन यूज इनका, टाइम और प्लेस. सो मान लो कोई बोले कि मैं तो इस कॉर्नर तक आऊंगा, उसके आगे नहीं आऊंगा. कॉर्नर को बोलते हैं दी एके. दी एके तो क्या होगा? एश komme बिस दी एके. तो आपने ये ऐसा का ऐसे ही उतार दिया या अकुजाटिव लिखा है? अकुजाटिव. ये दिखते सेम ही है, नॉमिनेटिव अकुजाटिव सेम ही दिखते हैं, बट दिखने से कोई बात नहीं. हमने अकुजाटिव लिखा है. इस कॉमे बिस दी एके, मैं तो कॉर्नर तक आ रहा हूँ. ठीक है, इस कॉमे बिस दी एके. फिर आ क्यों रहा है? मैं तो तेरे लिए आ रहा हूँ. इस कॉमे फॉर यू. Coming for you. इस कॉमे यू क्या है भाई? यू वाली डू का डिश है. डियर भी तो होता है. यस, क्योंकि ये सारी अकुजाटिव ही है. हमको अकुजाटिव ही चाहिए. होता होगा वो नहीं चाहिए हमको. होता है तो पता नहीं दुनिया में क्या क्या है, बट हमको तो केवल अकुजाटिव चाहिए अभी. तो इसको मैं फ्यू डिश, आई एम कमिंग फॉर यू. ओके. भाई म्यूजिक सुना रहा कोई बीच में, एक बार वो सुन लेते हैं. तो म्यूजिक सुन लेते हैं एक बार. ओके. फ्यूर का मतलब है फॉर एंड का है अराउंड. अराउंड मतलब के चारों ओर. मान लो यहाँ पे कोई पेड़ है भाई, बच्चे इस पेड़ के चारों ओर खेलते हैं. सो बच्चे खेलते हैं. खेलने के लिए कौन सी वर्ब है? स्पीलन. स्पीलन. पेड़ को क्या बोलते हैं? देयर बाउंड. The children are playing around the tree. The children. Die Kinder spielen den Baum. The children are playing
around the tree. So the kinder children, the children, the kinder are playing का हो गया spielen. प्रीपोजिशन आएगा अराउंड, द ट्री, तो डेयर का अकुजाटिव और डाटिव देन, लेकिन हमको तो ये चाहिए देन बाउम, द किंडर स्पीलन देन बाउम. ओके, das हाउस, घर के चारों ओर खेलते तो das हाउस हो जाता, क्योंकि दास का अकुजाटिव दास ही रहता है, तो das हाउस आ जाता. तो का मतलब है अराउंड. डुस ohne gegen, डुस थ्रू, डुस इज थ्रू, पार हो गया. He is going through the garden. गार्डन को बोलते हैं their garden. He is going through the garden. He is going. He is going through the garden. Air gate, डेर का अकुजाटिव डेन होता है. यस, सो एयर गेट, डूस देन गार्टन. ओके, नेक्स्ट ओने, ओने is without. I am living without you. I am living without you. Living का उष्मोन है. अरे डियर नहीं बोल रहा क्या कोई? डिश ही आएगा. डू डिश डियर, तो अकुजाटिव तो डिश ही होगा. इश्वोन है, ऑन डिश. सो ऑन जो है वो अकुजाटिव प्रीपोजिशन है. जब प्रीपोजिशन अकुजाटिव है तो वर्ब चाहे डाटिव हो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रीपोजिशन की चलती है. प्रीपोजिशन चाहे अकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो. अकुजाटिव में फंडा क्लियर है उसका कि अकुजाटिव, और डाटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं है. डाटिव सो वर्ब की नहीं चलती, प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन की चलती है. ये जो सेंटेंस है इसमें ये वर्ब होगी, इसके हिसाब से कंजुगेट. इसके बाद में कोई नाउन आ जाए, नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो वो इसके हिसाब से होता. लेकिन प्रीपोजिशन के आगे की कहानी प्रीपोजिशन के हिसाब से. कितना रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे का ना. ये सबसे पहले है तो इसके हिसाब से ये, इसके हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो. लेकिन प्रीपोजिशन आ गई तो प्रीपोजिशन के आगे की चीज प्रीपोजिशन के हिसाब से. ये अगर यहां आता तो हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में आता है तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो कि प्रीपोजिशन के हिसाब से चलता है. ओके सर, इफ इट इज लाइक आई हेल्प विदाउट यू, हाँ, इस हेल्प से ओन अ डिश. वेरी गुड. इश हेल्प है ऑन अ डिश, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन की चलेगी. वर्ब की इसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आता तो चल जाती, लेकिन इसके बाद में प्रीपोजिशन आ गई तो इसका यहीं पे रोल खत्म हो गया. तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन के हिसाब से तो वर्ब हालांकि डाटिव है, लेकिन प्रीपोजिशन अकुजाटिव है, तो ऑब्जेक्ट जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के हिसाब से चलता है, इसीलिए उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं. ओके, होने के बाद में गीगन. गीगन का मतलब है अगेंस्ट.
टाइम वाला मत लिया ना बीच में। गिगन का मतलब है अगेंस्ट, अगेंस्ट। यू स्पीक ऑलवेज अगेंस्ट मी, तुम तो मेरे खिलाफ ही बोलते हो, तुमसे कोई उम्मीद नहीं है मुझे। डू स्प्रिस्ट गिगन अगेंस्ट मी, तो इश लिख दूं क्या? इश, मिश, यस। इश क्यों नहीं आ सकता? आकुजाटिव, यस, क्योंकि ये आकुजाटिव है तो इसके बाद तो आकुजाटिव चाहिए, इस कैसे आएगा? सो डू स्प्रिस्ट गिगन मिश, डू स्प्रिस्ट इमर गिगन मिश, यस। ऑलवेज इमर, ओके। एंटलांग alongside, alongside, देखो alongside लिख दिया मतलब ये लोकेशन के लिए आता है। हाँ किसका? जैसे इमर आ रहा है यहाँ पे। ओके, हाँ इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद में दो तीन चीजें हैं इसकी ज्यादा ध्यान देने वाली। सो एंटलांग का मतलब है अलोंग साइड, जैसे उसमें हमने गेगन यूबर जो थी प्रीपोजिशन डाटिव में, गेगन यूबर को हमने लास्ट में रखा था, ऐसे ही एंटलांग को जनरली लास्ट में देखोगे आप। फॉर एग्जाम्पल the car is going alongside the street, मतलब उसके साथ साथ, के साथ साथ, के साथ साथ। So thus out of faired, जनरली चाहे यहाँ गोइंग आ जाए लेकिन व्हीकल के लिए फैट ना, thus out of faired, अलोंग साइड के लिए क्या लिखेंगे? स्ट्रीट को बोलते हैं दी स्ट्रासे, तो मतलब ये पहले आएगा ना, यही खास बात है इसकी। दी स्ट्रासे एंटलांग, thus out of faired दी स्ट्रासे एंटलांग, ठीक है। सो आप जनरली ये देखोगे कि एंटलांग लास्ट में आ रहा है, बट एक्चुअली रूल ये नहीं है कि एंटलांग लास्ट में आएगा। रूल ये है कि जिस पे इफेक्ट होना चाहिए था ना वो पहले आ जाएगा, रूल ये है। तो एक ही बात हुई, बट लेकिन आप चाहो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, दी स्ट्रासे एंटलांग फेट दस आउटो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि एंटलांग है उससे पहले आना चाहिए जिस पे इफेक्ट होता है। क्या वर्ब विल कम ऑलवेज ऑन पोजीशन 2, सेकंड पोजीशन पे आएगी वर्ड, और ये दोनों एक ही एलिमेंट है, ये मान लो आप। क्योंकि अगर कोई बोलता है मिड डिम आउटो, सो ये जो मिड डिम आउटो है ये एक ही एलिमेंट है। अब मिड और आउटो को अलग नहीं कर सकते, प्रीपोजिशन आ गई तो ये दोनों मिला के एक ही एलिमेंट है। प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वन एलिमेंट। पढ़ो तो भी उसको एक साथ ही पढ़ा करो। इस फार है, कहीं इस फार है मिड बोल के इधर घूमने लग जाओ और फिर बोलते हो डेम आउटो, तो ऐसे नहीं चलेगा। इस फार है मिड डेम आउटो एक साथ आएगा, ठीक है, ये वन एलिमेंट है ये। सो जो एलिमेंट है टेका मोलो, एक दिन बात करी थी, फिर बात करते हैं। टेका मोलो क्या चीज थी ये? टे, ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर में पोजिशनिंग। जनरल तो एक रूल है सिंपल,
सब्जेक्ट को पहले रख लो, मस्ट नहीं है, जनरल प्रैक्टिस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये है रूल तो, कि भाई सब्जेक्ट को पहले ले लो, वर्ब को सेकंड पे ले लो। और ऑब्जेक्ट हो तो ऐसे कर लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन कोई इसको यहां करे और इसको यहां करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन सा लिखा है। मुझे क्या पता चलेगा, वर्ब को पता चलेगा। वर्ब को कॉन्जुगेट तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। रजा स्पिल्ड फुटबॉल, सपोज ये है, रजा स्पिल्ड फुटबॉल, क्या मतलब है इसका? फुटबॉल रजा को खेलता है या रजा फुटबॉल खेलता है? राइट, रजा स्पिल्ड फुटबॉल। तो आपको साफ पता चल रहा है रजा सिंगुलर है और आदमी खेलता है जनरली। तो फुटबॉल इधर भी लिख दो आप तो भी फर्क नहीं पड़ता, हमको पता है कि रजा ही खेल रहा है फुटबॉल, तो फुटबॉल रजा को नहीं खेल रहा। अगर अपन बोले जी स्पीलन फुटबॉल, तो ये है ना सब्जेक्ट। आप ऐसे भी लिख देते हो तो भी फर्क नहीं पड़ता कि फुटबॉल स्पीलन जी, लिखना मत, लेकिन कोई लिख दे तो मतलब वही है, फुटबॉल स्पीलन जी। बात एक ही है जर्मन में, क्योंकि जी से वर्ब का कंजुगेशन हुआ है तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि अच्छा दे हैं। तो ये तो जनरल प्रैक्टिस है ना, कैसे वर्ब का कंजुगेशन। और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड रहेगी, रूल तो ये है, वर्ब की पोजीशन सेकंड रहेगी। बट इसके अलावा और कोई चीज अगर आ जाए तो कौन सी चीज कहां पे आएगी, ये था क्वेश्चन आपका। इसमें इन चार चीजों का ही ध्यान रखते हैं बस। टी टे, टे का मोलो, टे का मोलो, टे का मतलब है टाइम एलिमेंट। सबसे पहले रेस्पेक्ट हम टाइम एलिमेंट का करते हैं। टाइम एलिमेंट में वो घड़ी का टाइम भी हो सकता है, वो इवनिंग भी हो सकता है, आम आबिंद, वो मॉर्गन का मतलब टुमारो भी हो सकता है, गेस्टर्न यस्टरडे भी हो सकता है। और अभी उस सेंटेंस में जिसमें आपने पूछा था इमर, इमर मतलब ऑलवेज, वो भी टाइम एलिमेंट ही है। रोज खाता हूं मैं तो पान, अच्छा रोज खाते हो, हाँ, सो वो भी इमर, वो भी टाइम एलिमेंट ही है एक तरह से, हालांकि वहां पे वो एडवर्ब है रोज। सो टाइम एलिमेंट जो भी आएगा उसको हम लोग रेस्पेक्ट देंगे। कारण एलिमेंट्स हैं, ये के है, इसको जर्मन में बोलते हैं तो टेम्पोरल, काजुअल, मोडाल, लोकल ऐसे बोलते हैं, पर हमको इसको इतना ही समझना है, टाइम एलिमेंट का कारण एलिमेंट, रीजन एलिमेंट। रीजन एलिमेंट क्या हुआ, जैसे मैं तो एग्जाम के लिए जा रहा हूँ दिल्ली, एग्जाम के लिए, तो रीजन है एग्जाम, सो फॉर एग्जाम ये रीजन है भाई, फॉर एग्जाम। मो का मतलब है मोड, ये जवाब होता है हमेशा हाउ का, हाउ का जवाब मोड है। जैसे मान लो बाई कार हो गया, तो हाउ आर यू गोइंग, आई एम गोइंग बाई कार, आई एम गोइंग विद माई ब्रदर, ऐसे भी हो सकता है, कैसे जा रहे हो, भाई के साथ जा रहा हूं, तो भी एक तरह से के साथ या हाउ। एंड लोकल जो है ये है प्लेस एलिमेंट, प्लेस, लोकेशन, लोकल बोलते हैं वैसे, लोकेशन और प्लेस। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ये एलिमेंट्स आते हैं तो हमको टाइम एलिमेंट को पहले रखना है। अब इसमें कभी वो नेक्स्टस यार भी आ सकता है तो टाइम एलिमेंट ही, नेक्स्टस यार, नेक्स्ट ईयर ऐसे भी आ सकता है, 2000,
22 am Abend, morgen, कुछ भी टाइम एलिमेंट दिख जाए तो समझ लो उसको प्रायोरिटी देनी है हमको। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलो आई एम गोइंग टुमारो फॉर एग्जाम, ये सेंटेंस है आपका। आई एम गोइंग फॉर एग्जाम, आई एम गोइंग फॉर एग्जाम, I'm going to Delhi आई एम गोइंग टुमारो for exam. फॉर एग्जाम। आपको इसको ऐसे भी लिखे आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो फॉर एग्जाम। ओके, आई एम गोइंग बाय कार, आई एम गोइंग by car for the exam, for the exam। तो इन सेंटेंसेस में आपको अपने आप प्रायोरिटी डिसाइड करनी है अकॉर्डिंग टू टीका मोलो, दिस गोल्डन रूल। सो पहले को कैसे लिखेंगे? आई एम गोइंग टुमारो फॉर एग्जाम, ये Morgen. इसलिए है Morgen. For the perfume. Für die Prüfung. I'm going tomorrow for the exam. Or I'm going to Delhi. Ich gehe Delhi. Ich gehe कैसे करें इसको? इसलिए मॉर्गन, ओके। इसके मॉर्गन für die तो इंग्लिश में भले ही आपने आई एम गोइंग टू दिल्ली पहले दिल्ली लिखा हुआ था, लेकिन दिल्ली को हमको लास्ट में ले जाना है अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि लोकेशन और टाइम अगर आ जाए, टाइम और लोकेशन आ जाए तो टाइम पहले आएगा। तो हमने किया टाइम को पहले लिख दिया, इसलिए मॉर्गन भले ही ये बाद में लिखा हुआ था लेकिन हमने इसको ध्यान में रखा। फिर टाइम तो आया ही, फिर कारण भी था और प्लेस भी था, तो हमने प्लेस को बाद में लिया, कारण को ले लिया पहले, क्योंकि टाइम के बाद में रीजन अगर है तो हर बार सारे नहीं होंगे, बट अगर है तो हमको ये प्रायोरिटी डिसाइड रखनी है मन में। तुम तो रोज ही दिल्ली जाते हो तो रोज ही पहले आएगा, रोज तो टाइम है ना, कब? रोज, ओके। और दिल्ली बाद में आ गया, नाक दिल्ली। और लास्ट वाले में आई एम गोइंग बाय कार फॉर द एग्जाम, आई एम गोइंग बाय कार फॉर द एग्जाम। इश ये बाय कार, गे करें कि फारन करें? कार है तो लोग तो गेहन बोलेंगे, लेकिन अपन को पता है ना कार से तो फारन होता है। इश फारे तो मतलब कारण पहले आएगा। अच्छा, रीजन पहले आएगा भाई, रीजन पहले आएगा और जो मोड है आपका कार वार ये बाद में आएगा अकॉर्डिंग टू टेका मोलो। सो इश फारे सर इसमें आम क्यों नहीं लग रहा है मॉर्गन में? आम मॉर्गन, ये टुमारो है, आम मॉर्गन का मतलब तो सुबह होता है। हाँ, फर्क है वो।
ऐसे लिख के बताता हूँ, मॉर्गन, आम मॉर्गन और मॉर्गन्स, ये तीन चीजें हैं। मॉर्गन का मतलब है टुमारो, आम मॉर्गन का मतलब सुबह है, इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है इन द मॉर्निंग। और मॉर्गन्स का मतलब है एवरीडे इन द मॉर्निंग। या आप कह सकते हो एवरी मॉर्निंग। तो इनमें तीनों में फर्क है। सो heute मतलब टुडे, मॉर्गन टुमारो, एंड übermorgen Day after tomorrow. yes, and gestern Day before yesterday. and vorgestern। Day. ये है टुडे, ये है टुडे आज, ये कल, ये परसों, ये कल, ये परसों। यस, so das ist dann Akkusativ Präposition